2 महीने पहले मुझे एक ब्रांड एजेंसी का ईमेल आया। वो चाहते थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं एक कंपनी को प्रमोट करने के लिए जिसका आईपीओ होने वाला है। ब्रीफ ये था कि मुझे कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, स्टेडी ग्रोथ और घटते हुए लॉसेस के बारे में बात करनी है और ये बोलना है कि ये कंपनी अच्छी या बुरी नहीं है बल्कि एक फिनोमिनल सक्सेस है जिसके ऊपर सवाल ही नहीं उठ सकते। किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ? फिजिक्स वाला। पर फिजिक्स वाला को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी इतनी बज़ है आईपीओ के बारे में। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत हाइप क्रिएट हुई है बोट और लेंसकार्ट जैसी कंपनीज के आईपीओ के बारे में और इन तीनों कंपनीज में 2 चीज कॉमन है। पहली चीज उनके फेमस फाउंडर्स और दूसरी चीज ये ओपिनियन कि उनके आईपीओज ओवर वैल्यूड है। There are far better ways to lose money in the market than to apply for Indian overvalued, vastly overvalued so-called tech companies. बोट का ही केस ले लो। आईपीओ से पहले एक फाउंडर्स अब एग्जीक्यूटिव रोल्स में है ही नहीं, जो एक रेड फ्लैग होता है कई इन्वेस्टर्स के लिए। फिजिक्स वाला के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मैन रिस्क का। हमने पॉजिटिव में क्या कहा था? अलग पांडे जी का ब्रांड है, अलग पांडे जब खड़े हैं कंपनी का दम है। यही नेगेटिव में आता है कि भैया सब कुछ अलग पांडे जी पे ही है। पर इस वीडियो में हम एक कंपनी पर फोकस करेंगे, लेंसकार्ट। पीयूष जी चश्मा पहना रहे हैं या टोपी, मुझे नहीं पता। Lenskart Solutions Limited continued to receive decent subscriptions on the final day. But even as investors rushed in, another question began trending. Is Lenskart overvalued? लेंसकार्ट ने इन्वेस्टर्स को बोला कि उनकी वैल्यूएशन 70,000 करोड़ रुपए है, जबकि कुछ महीने पहले सेम कंपनी की वैल्यू 8,700 करोड़ रुपए थी। तो भाई वैल्यू 3 महीने में 700% कैसे बढ़ गई? अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई लेंसकार्ट की 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन अभी के बारे में नहीं है बल्कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब इसके लिए एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट है। लेंसकार्ट का प्राइस टू अर्निंग्स या फिर पीई रेशियो 235 है। मोस्ट एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के लिए इंडिया में ये पीई रेशियो 25 to 40 होता है। कई लोग गुस्सा है कि ऐसी वैल्यूएशन पर भी आईपीओ हुआ है जहां पब्लिक का पैसा यूज किया गया है। कई म्यूचुअल फंड्स और सरकारी पेंशन फंड्स जैसे एनपीएस ने भी इस आईपीओ में पैसा डाला है, जिसका मतलब है कि आप जानते हो या फिर ना जानते हो पर ऑर्डिनरी इंडियंस का पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है। पर एक चीज जो आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे वो है कि आईपीओ से पहले पीयूष बंसल ने करीब 50 रुपए के दाम पर शेयर्स खरीदे डिस्काउंटेड रेट पर, जबकि आईपीओ का प्राइस 400 रुपए है। यानी कि कुछ ही हफ्तों में उन्होंने 820 करोड़ रुपए का। और कई लोग इस पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, इंक्लूडिंग सभी चेयरमैन। अब उन्होंने अपने इंटरव्यू में लेंसकार्ट का डायरेक्टली नाम नहीं दिया पर कहा कि ये सब चीजें लीगली अलाउड तो हैं, पर हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी हरकतें करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे देश में। इस वीडियो में मैं आपको ब्रेक डाउन दूंगा देश के एक विचित्र आईपीओ के बारे में और बात करेंगे कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है और कौन पैसे कमा रहा है। अब बिफोर वी टॉक अबाउट लेंसकार्ट, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो आपको पता होगा कि टैक्स, इनकम स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इनवॉइसेस और बिल्स को मैनेज करने में कितना टाइम वेस्ट होता है। दैट्स वेयर ओडू का अकाउंटिंग कैन हेल्प यू। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। अब सिर्फ आप अकाउंटिंग की ऐप ही देख लो, इसमें यू कैन मेक प्रोफेशनल इनवॉइसेस, वो भी बस 2 क्लिक्स में। और अगर क्लाइंट से टाइम पर पेमेंट क्लियर ना हो तो ओडू ऑटोमेटिकली फॉलोअप भी भेज देता है ताकि आप बड़ी चीजों पर फोकस कर पाओ। इसमें आप अपने बैंक अकाउंट सिंक करके रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर सकते हो, जिसका मतलब है कि मैनुअल एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे रेवेन्यू हो या फिर एक्सपेंसिव आप एक नीट डैशबोर्ड में देख सकते हो और इजीली ट्रैक कर सकते हो। और हाँ, ये ऐप आप फ्री में यूज कर सकते हो। ओडू के साथ आपको एक फ्री ऐप मिलती है विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्राई आउट ओडू। अब आते हैं वीडियो पर वापस। आईपीओ के कुछ दिन पहले पीयूष बंसल ने ये कहा था, There is a lot of opaqueness in the eyewear space. There is only 5 to 10% reality and 90% is just showcasing and marketing, and that needs to be disrupted. अब उनकी बातें लेंसकार्ट के आईपीओ पर ही अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि लेंसकार्ट का आईपीओ क्या 90% शोकेस और मार्केटिंग है। जैसे ही लेंसकार्ट ने अपने ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करे, उनका आईपीओ प्रोसेस स्टार्ट हो गया। पब्लिक से पैसा लेने से पहले इंडियन रूल्स के मुताबिक कंपनी 30% तक अपने शेयर्स बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिनको एंकर इन्वेस्टर्स कहा जाता है, उनको बेच सकती है। इनमें आते हैं ग्लोबल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स। एंकर इन्वेस्टर्स का काम बहुत सिंपल है। अगर वो आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं तो दूसरों को सिग्नल जाता है कि भैया इस कंपनी में कुछ तो बात है, हमें भी खरीदना चाहिए। लेंसकार्ट के केस में ये एंकर इन्वेस्टर्स थे
सिंगापुरियन गवर्नमेंट के फंड्स, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एक्सिस म्यूचुअल फंड। अब हर आईपीओ का एक प्राइस बैंड सेट किया जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस। लेंसकार्ट के लिए ये 380 से लेकर 400 रुपए तक का था। अब ये मत समझना कि इन एंकर इन्वेस्टर्स को कोई डिस्काउंट मिलता है। इनका पर्पस बहुत सिंपल है। एंकर इन्वेस्टर्स को अर्ली पार्टिसिपेशन मिल जाती है और लेंसकार्ट के लिए फायदा ये है कि वो पब्लिक को बता सकते हैं कि देखो हमारी कंपनी डिमांड में है। अब लेंसकार्ट की वैल्यूएशन 70,000 करोड़ रुपए थी, पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो आईपीओ में अपने करीब 10% शेयर्स यानी कि 7,200 करोड़ के शेयर्स बेचेंगी, जिसमें से एंकर इन्वेस्टर्स ने 3,200 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे यानी कि 45%। अब ये चीज इतनी अबनॉर्मल नहीं है। अबनॉर्मल चीज ये है कि इस वजह से इतनी बज़ क्रिएट हुई कि अगले दिन पूरी पब्लिक ने लेंसकार्ट के शेयर्स 5 घंटों में ही खरीद लिए। आईपीओ में लेंसकार्ट के टोटल 18 करोड़ शेयर्स अवेलेबल थे, पर डिमांड उससे 28 गुना ज्यादा की थी। इस आईपीओ की स्पीड ने जोमैटो के आईपीओ को भी पीछे छोड़ दिया। जोमैटो का आईपीओ जो 2021 में हुआ था वो बहुत पॉपुलर था। वो भी पहले दिन में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था, पर 3 दिन में धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ी और जो इश्यू प्राइस था जोमैटो के शेयर्स का वो लेंसकार्ट के शेयर से कई गुना कम था। तो पहली समस्या थी कि आईपीओ से पहले पीयूष जी ने कई शेयर्स खरीदे और कुछ ही हफ्तों में करीब 1,000 करोड़ रुपए कमा लिए। फिर आती है बात फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी की। जैसे जुलाई 2025 में लेंसकार्ट के फाउंडर्स ने शेयर्स खरीदे जब कंपनी की वैल्यूएशन करीब 8,000 करोड़ थी और आईपीओ में वैल्यूएशन 70,000 करोड़ की हो गई है। अब इतने छोटे से टाइम में वैल्यूएशन इतनी कैसे बढ़ी? प्रॉफिट्स, रेवेन्यू और बिजनेस फंडामेंटल्स में इतना बड़ा चेंज नहीं आया, तो वैल्यूएशन में इतनी बड़ी जंप कैसे हो गई? जिसका मतलब है कि बड़े लोगों ने तो अच्छा खासा पैसा कमा लिया, जबकि रिटेल इन्वेस्टर को 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन के शेयर्स को खरीदने को बोला जा रहा है। आईपीओ से पहले जब पीयूष बंसल से पूछा भी गया उनकी वैल्यूएशन के बारे में, तो उनके पास इतने अच्छे जवाब नहीं थे। Even if you triple your profits from current levels over the next few years, you would be at around 70 times, right? So what I'm trying to understand is how much value do you think personally you've left on the table for people who are entering right now? I would say that as a company and as an entrepreneur, our job is to create value for the customer. Yeah. Right? As far as, valuation is concerned, it is what the market decides. फिर एक और प्रॉब्लम आती है। आईपीओ से लेंसकार्ट को करीब 7,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, पर इस पैसे से बस 2,000 करोड़ रुपए ही लेंसकार्ट अपने ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकता है। जो बचे हुए करीब 5,000 करोड़ रुपए हैं वो तो इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के पास जाएंगे पैसे कमाने के लिए। अब ये इलीगल नहीं है और कोई छुपी हुई बात भी नहीं है, कई आईपीओ ऐसे ही होते हैं। See, for us, the journey has just started. This IPO is not an exit for anybody. जैसे 2021 में जब पेटीएम का आईपीओ हुआ था, वो था 18,300 करोड़ का, देश के इतिहास में वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओस। और इस 18,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ तो सॉफ्टबैंक, अलीबाबा और एलिवेशन कैपिटल जैसे अर्ली इन्वेस्टर्स को मिला। तो आईपीओ का मोटा हिस्सा तो पेटीएम के इन्वेस्टर्स के पास गया और छोटा हिस्सा पेटीएम के पास। तो रिटेल इन्वेस्टर्स तो भला पूछेंगे ना कि अगर कंपनी का फ्यूचर इतना ब्राइट है तो ये दूसरे इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बेच क्यों रहे हैं? अब काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि भाई आईपीओ में ऐसा ही होता है, फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स ने 10-10 साल तक कंपनी को सपोर्ट किया है तो वो पैसा तो कमा सकते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इनफैक्ट सेबी ने खुद कहा है कि अर्ली इन्वेस्टर्स को अगर एग्जिट मिल रही है आईपीओज में तो ये कोई गलत बात नहीं है। जो अर्ली इन्वेस्टर्स है वो बहुत बड़ा रिस्क उठाते हैं एक ऐसी कंपनी को बैक करते हुए जो बस पेपर में ही एक कंपनी है, तो उनका हक तो बनता है ना। फिर इन्वेस्टर्स की भी टाइमलाइन होती है, उनको भी अपने फंड के लिए पैसे कमाने होते हैं, तो भाई 10 साल बाद अगर आईपीओ हो गया तो क्या हर्ज है? फिर कई इन्वेस्टर्स ने यह भी कहा कि भैया लेंसकार्ट का बिजनेस तो सॉलिड है ना। जैसे ब्लूम वेंचर्स के अनुराग पगाड़िया कहते हैं कि लेंसकार्ट इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड आईवेयर मार्केट में सबसे बड़ा रिटेलर है, जिसका मतलब है कि अभी लेंसकार्ट की ग्रोथ तो बहुत बची है। अब अगर आप लेंसकार्ट के बारे में सोचोगे, वो प्रॉफिट कमा रहा है, वेल नोन ब्रांड है और ग्रोइंग मार्केट में उनकी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए रोनी स्क्रूवाला जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने भी लेंसकार्ट के आईपीओ को डिफेंड किया, ये कहते हुए कि भैया जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उनकी वैल्यूएशन के बारे में, ये एग्जैजरेटेड है। उनका कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अगर एंकर इन्वेस्टर बन गए हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना बिजनेस में। डीएसपी म्यूचुअल फंड जो लेंसकार्ट का एक एंकर इन्वेस्टर है, उन्होंने कहा आईपीओ एक्सपेंसिव तो था
पर वो मानते कि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल जरूर है। सभी के चेयरमैन ने ये भी कहा कि भैया अगर कोई इन्वेस्टर कंफर्टेबल नहीं है किसी कंपनी के आईपीओ से तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, आप मत करो इन्वेस्ट। प्रॉब्लम तब आती है जब एंकर इन्वेस्टर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं पर रिटेल इन्वेस्टर्स आर लेफ्ट होल्डिंग द बैग, यानी कि वो ऐसी कंपनी के स्टॉक खरीद रहे हैं जिसके अच्छे दिन बीत गए। शंकर शर्मा, एक पॉपुलर इन्वेस्टर, कहते हैं कि जब पावरफुल एंकर इन्वेस्टर्स एक आईपीओ में एंटर करते हैं एक हाई प्राइस पर तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। वो इसको एक ब्यूटीफुल लिटिल गेम बताते हैं कि हाइप के बाद जब ट्रेडिंग एक्चुअली स्टार्ट होती है कई स्टॉक्स 50-80% क्रैश हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। और ऐसे हमने हाल ही में कई एग्जाम्पल देखे भी हैं। नवंबर 2021 में पेटीएम का आईपीओ बहुत धूमधाम से हुआ था पर कुछ टाइम बाद 30% तक गिर गया, जिसका मतलब है कि अगर आपको आईपीओ में पेटीएम के शेयर्स मिले अगले ही दिन आपका लॉस हो गया। अब आप ये जरूर आर्ग्यू कर सकते हो कि स्टॉक्स कोई ट्रेडिंग गेम नहीं है बल्कि इन्वेस्टिंग गेम है, इस वजह से 1-2 दिन का पैटर्न आप ज्यादा देख नहीं सकते। नाइका का एग्जांपल ले लो, 2021 में उनका आईपीओ हुआ जब मार्केट बड़ी एक्साइटेड थी उनके ब्रांड के बारे में। आईपीओ में प्राइस था करीब 1000 रुपए पर शेयर और ये प्राइस आईपीओ के लॉन्च होने के बाद ऑलमोस्ट दुगना हो गया, यानी कि 100% मुनाफा अगर आपने आईपीओ में शेयर्स खरीदे। पर एक्साइटमेंट ज्यादा दिन चली नहीं। कुछ महीने बाद जब नाइका की ग्रोथ स्लो हुई, प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए और कंपटीशन बढ़ा तो स्टॉक भी नीचे चले गए। सिमिलरली जोमेटो का आईपीओ हुआ जुलाई 2021 में, बड़ी धूमधाम से मार्केट खुली। आईपीओ प्राइस है 76, ओपनिंग हुई 115 पर, यानी कि इमीडिएट 25% प्रॉफिट। पर जैसे जोमेटो के लॉसेस बढ़े, कैश कम होने लगा और स्विगी और जेप्टो से प्रेशर आया तो लोग सोचने लगे कि फूड डिलीवरी का बिजनेस चलेगा या भी नहीं। पर जोमेटो के साथ एक रेयर चीज हुई, क्विक कॉमर्स में थैंक्स टू ब्लिंकिट वो पैसे कमाने लग गए। उनकी कॉस्ट कम हुई, मार्केट शेयर बढ़ा और प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ दिखा। जब कंपनी ने दिखाया कि क्विक कॉमर्स की वजह से वो प्रॉफिट कमा सकती हैं तो मार्केट का एक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था। स्टॉक रिकवर ही नहीं हुआ बल्कि अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर चले गया, जिसका मतलब था कि जोमेटो बिकेम वन ऑफ द फ्यू इंडियन टेक कंपनीज व्हिच क्रॉस्ड इट्स आईपीओ वैल्यूएशन, व्हिच शोज कि कुछ आईपीओज में दम होता है। एंड वन ऑफ द रीसेंट एग्जांपल्स इज ग्रो, लीगली नोन एज बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स। ग्रो एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है सिमिलर टू ज़ेरोधा, जहाँ लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीद और बेच सकते हैं। जब कंपनी का आईपीओ हुआ तो उसके शेयर का प्राइस बैंड करीब 100 रुपए था। लिस्टिंग जब आईपीओ खुला तो ये प्राइस 112 हो गया और इवेंचुअली 130 को पार कर दिया, विच मीन्स एक दिन के बाद ही 30% मुनाफा। But the difference between Grow and other startups is that Grow is immensely profitable. पिछले फाइनेंशियल ईयर में Grow का रेवेन्यू करीब 4000 करोड़ रुपए था and profit after tax was 1800 करोड़ रुपीस, which are very strong numbers क्योंकि जो दूसरे कंपनीज के IPO हैं, whether it's Nike और Paytm, वो फ्यूचर पोटेंशियल के बेसिस पर हुए हैं, ना कि करंट प्रॉफिट्स पर। इनमें से कई कंपनीज तो लॉस मेकिंग थी, जबकि ग्रो के केस में इन्वेस्टर्स को एक सपना नहीं बेचा जा रहा था पर बोला रहा था कि भैया हमारा प्रॉफिटेबल धंधा है जो ग्रो करेगा। सो वॉज लेंसकार्ट आईपीओ स्कैम? मैन, नो वन नोस। अगर स्टॉक अच्छा करेगा इट वॉजंट अ स्कैम, अगर स्टॉक अच्छा नहीं करेगा एंड पीयूष बंसल इज चेक्ड आउट ऑफ द बिजनेस देन यू कैन आर्ग्यू दैट इट्स अ स्कैम। आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि भैया आईपीओ है, सारे फाइनेंशियल डिटेल्स पब्लिक के सामने है, इन्वेस्टर्स जो है वो अडल्ट है, कोई बच्चे तो नहीं है, अगर उनको इन्वेस्ट करना है करो, नहीं करना तो मत करो। ये सभी चेयरमैन ने भी कहा। लोग थोड़े गुस्से हैं एथिक्स के बारे में कि भैया पीयूष गोयल ने अपने शेयर्स खरीदे अच्छे दाम पे, अच्छा सा मोटा पैसा कमाया, जबकि रिटेल इन्वेस्टर को हाई प्राइस पर शेयर्स खरीदने पड़ रहे हैं। और नाउ लेंसकार्ट डिफेंडर्स कैन से कि भैया उन्होंने सालों मेहनत करी, पैसे कमाने दो। द ओनली वे टू जज दिस आईपीओ इज कि फ्यूचर में क्या होगा, विल दिस कंपनी परफॉर्म और नॉट। क्या लेंसकार्ट के बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है एंड डज द मैनेजमेंट एक्चुअली केयर अबाउट द बिजनेस, या फिर इन्वेस्टर्स को एक टोपी पहनाई जा रही है। इसीलिए इन्वेस्टर संतोष राव कहते हैं कि इन्वेस्टर्स शुड फोकस ऑन दोज कंपनीज जहाँ अच्छी पोटेंशियल हो, सॉलिड बिजनेस प्लान हो और प्रॉफिट्स पास हो। दिस इज वाई दिस इज हार्ड। अगर ईजी होता ना तो सब करोड़ों रुपए कमा रहे होते स्टॉक मार्केट में। तो आपको क्या करना है, 3 चीजों का ध्यान दो। पहली चीज कि कितने साल भर इन्वेस्ट करना है। अगर 10 साल तक रुक सकते हो तो और रिस्क ले लो। अगर क्विक गेन्स चाहिए तो ये रियलाइज करो कि हाई वैल्यूएशन की वजह से
शायद आपको इमीडिएट अपसाइड नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि वैल्यूएशन थोड़ी समझ लो। अगर आप हाई प्राइस पर खरीद रहे हो तो आप ये बेट कर रहे हो कि भैया ये कंपनी अच्छा करेगी ही करेगी फ्यूचर में। अगर अनश्योर हो तो कुछ टाइम वेट कर लो, इतनी हड़बड़ी क्या है। तीसरी चीज़ है हाइप। हाँ, ऑफ कोर्स आईपीओ ओवर सब्सक्राइब था, कई एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट भी किया, बट एक्सपर्ट्स मेक डम मिस्टेक्स। जस्ट बिकॉज समथिंग इज पॉपुलर उसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉफिटेबल भी होगी। यू हैव टू मेक योर ओन चॉइस। प्लीज डोंट यूज एनीथिंग दैट आई से इन द वीडियो एज फाइनेंशियल एडवाइस। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो मुझे उतना ही सीरियसली लेना जितनी मेरी क्वालिफिकेशंस हो। अगर मेरे पास हाई क्वालिटी ज्ञान होता तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आई वुड हैव बीन प्लेइंग इन द स्टॉक मार्केट, बट दैट इज बियॉन्ड माई पे ग्रेड। इफ इट इज इन योर पे ग्रेड, then good luck to you. Thank you, and hopefully you got to learn something in this video.